इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो नेक्स्ट बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी बन सकता है? 92,000 करोड़ की कंपनी, 92,000। 92,000 करोड़ की ईवीज में लॉस मेकिंग कंपनी ओला जैसे, और इतने हजारों करोड़ उठा लिए। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट से बेचते हो तो 25 से 30% आपका मार्जिन वहां चला जाता है। इतने जायंट्स के सामने नया ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना इजी है, टफ है? D2C में बहुत फायदा है आपका, बिकॉज आपके कंट्रोल की चीज होती है और आपके पास डेटा होता है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि सारे लोग चाइना या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं? इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और अगर मैन्युफैक्चर करा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करा रहे हैं। दैट मच इजी कि हम बाहर से कोई भी वाइट लेवल प्रोडक्ट लाके उसके ऊपर अपना ब्रांडिंग करके उसको बेच सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आप देखो ना, एक टाइम में लावा ने और माइक्रोमैक्स ने 70% मोबाइल मार्केट ले लिया था, 100% चाइना से इंपोर्ट करके और उसको स्टैंपिंग करके अपनी। तो अगर कोई स्टार्टअप मार्केट में आता है तो फंडिंग कैसे मिलती है उसको, उसका एक प्रोसेस क्या होता है? जो इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, जिसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन, प्रोजेक्शंस, 5 साल में क्या अचीव करोगे, वो फर्स्ट डे में ही जानी चाहिए। ज्यादा पैसा जो होता है वो बोरिंग बिजनेसेस में होता है। हमारे इंडिया में ऐसे कौन से बोरिंग बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर पैसा बनाया जा सकता है और हम अपनी यूथ को बोलें कि आप फ्लैशी काम करो बट एट द सेम टाइम पहले पैसा बना लो? आप शार्क टैंक देख लो, अमन गुप्ता, रितेश अग्रवाल, तो तैयार होके आते हैं ये लोग यार शार्क टैंक में। तो ऐसा लगता है कि वो लोग अभी दर्द देखा ही। दे लुक लाइक शाहरुख खान। मतलब उनको लगता है कि वो बॉलीवुड से उतर के आए और अचानक से उनकी हजारों करोड़ की कंपनियां सेट हो गई। ओयो को देख लो आप, रितेश जी वहां पर हैं ओयो के शार्क टैंक में। हाँ, सारी कंट्री से तो ओयो बंद हो चुकी। जेनसन हुआंग जो एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी, वो कहता है इतना दर्द है कि मुझे अगर पहले पता होता कि एनवीडिया बनाने में इतना दर्द लगेगा तो मैं नहीं बनाता। यानी ये जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है ये सब दोगलापन है। क्या एक्चुअली कोई बिजनेस ऐसा होता है जो जीरो मनी से शुरू किया जा सकता है एंड देन उसको स्केल किया जा सकता है? तुषार जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी मनोज जी। सर, वैसे तो बिजनेस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं या वीसी वेंचर्स की अगर मैं बात करूं तो आप एक बहुत बड़ा नाम है। और बिफोर स्टार्टिंग आवर पॉडकास्ट मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता लग जाए कि आप क्या करते हैं और आपका एक्सपर्टीज किस में है। मैंने 25 साल मुझे हो गए एमबीए करे हुए, हम्म। और इस दौरान मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम किया है। मैंने डिलॉयट एंड टूश में काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो वेंचर आर्म है ब्रांड कैपिटल, उसमें काम किया है। 2 मैंने बड़ी ट्रेजरीज में काम किया है, एयरसेल और एमटीएस। और मैंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का, जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड गुगनहाइम पार्टनर्स की कंपनी है। उसके बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की है, और मेरी कंपनी कंसल्टेंसी वेंचर्स ने पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 5,000 स्टार्टअप्स और एसएमईज को हेल्प की है। और फंडिंग हेल्प, मैनेजमेंट नो हाउ हेल्प, नेटवर्क हेल्प, तो ये तीनों तरह से हम लोग हेल्प करते हैं। और मैंने इस दौरान 500 से ज़्यादा टॉक्स, इवेंट्स, पॉडकास्ट 10 साल में करी है, तो अवार्ड जीते हैं, और इट्स 25 साल की जर्नी है। सर, दीज आर वेरी बिग अचीवमेंट्स। थैंक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको बिजनेस के सेक्टर में। ओवरऑल अगर मैं आपके एक्सपीरियंस को समझूं तो यू हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो। आप उनको हेल्प करते हैं कि किस तरह से फंडिंग उनको मिल सके और स्ट्रैटेजी उनको प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है और 10 साल से आप कंसल्टेंसी जो आपकी फर्म है उसकी सर्विसेज अलग अलग बिजनेसेस को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे बहुत सारे बिजनेसेस से आप मिलते हैं, स्टार्टअप्स के संग आप मिलते हैं, तो आज की डेट में आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो नेक्स्ट बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी बन सकता है? देखिए, नेक्स्ट बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी उसी चीज़ में आएगी जिस चीज़ में गवर्नमेंट फोकस कर रही हो, या इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो सेक्टर्स आगे आ रहे हो, और इंडिया की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट कर रही हो। तो इंडिया ना, जो 65% जीडीपी है वो हमारा कंजम्पशन है, तो ओके। हम एक बहुत बड़ी कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी है। ट्रू। इतनी बड़ी कि अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस पे देखो तो हमारा जीडीपी जो है वो 22 ट्रिलियन डॉलर का है, विच इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड सिंस द लास्ट 15 ईयर्स। हम ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट परचेसिंग पावर के बेस पे हैं, उसका 65% कंजम्पशन है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि इंटरनेशनल बहुत अवेयरनेस है कि क्लाइमेट के ऊपर कुछ होना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, वेदर पैटर्न्स ख़राब हो रहे हैं। और तीसरा ये कि जो गवर्नमेंट लोकल सिचुएशन इंडिया में जो है,
जिसके अंदर जो ऐसी सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा आपको काफ़ी अच्छे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दिया हुआ है। ओके। तो उसके हिसाब से क्लाइमेट टेक, जिसमें आप देख ही रहे हो सोलर में कितना ग्रोथ है। एग्जैक्टली। इंडिया में मतलब इतनी ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन हुई है, अब उसमें स्टोरेज में काम हो रहा है। उसी तरह से ईवीज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इवन लॉस मेकिंग कंपनी ओला जैसे इलेक्ट्रिक जैसे ने आईपीओ कर लिया और इतने हज़ारों करोड़ उठा लिए। तो ये बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के तो हो नहीं सकता, क्यों ग्लोबल हेडविंड्स बहुत है। इंडिया का एक नेचुरल डिसएडवांटेज है कि 85% जो हम ऑयल कंज्यूम करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं, ओके। उसमें हमारा बहुत फॉरेक्स खर्च होता है। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ज़्यादा आए। ओह। इस वजह से रेगुलेटरी सपोर्ट बहुत है। और कंज्यूमर सेक्टर के अंदर आप देखो, आज के टाइम में आप शार्क टैंक देख लो, या फिर आप कोई भी वीसी फंड जो बड़ा हो गया, जैसे फायर साइड वेंचर्स ने अभी 2200-2300 करोड़ का फंड रेस पूरा कर लिया। ओके। उनका तीसरा या चौथा फंड था। तो आप अगर उनके पीछे देखोगे कि कौन से टाइप के वीसी फंड्स बूम कर रहे हैं, तो आपको कंज्यूमर बहुत बड़ा सेक्टर नजर आएगा। और अब क्या है कि इंडिया में बेस बन चुका है, आधार, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जनधन अकाउंट सबके खुल गए, तो ऑनलाइन पेमेंट लेना बहुत आसान है। रेजर पे जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, डिलीवरी टाइप की लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, शॉपिफाई, मैजेंटो टाइप के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिन पे आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो। ओके। जियो का वाईफाई आ गया 2014 में, तो गली गली में टीयर 2 टीयर 3 में इंटरनेट अवेलेबल है। और जो लास्ट 20-25 करोड़ लोग हैं जिनके पास वाईफाई नहीं पहुंचा था, अब स्टारलिंक और कूपर, ये सारे गवर्नमेंट सैटेलाइट अलाउड कर रही है, वाईफाई अलाउ कर रही है। तो बेस है, कंज्यूमर सेक्टर को बूम करने का बेस है। नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन में सक्सेस अचीव करते हो, आप रियलाइज करते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ओके। लॉस मेकिंग चलता है। जैसे मामा अर्थ हो गया, आईपीओ भी हो गया, इतनी जर्नी हो गई, लॉस ही नहीं जा रहे। तो फिर आप हाइब्रिड मोड में आते हो कि हम ऑफलाइन भी खोलेंगे। जैसे ही आप ऑफलाइन मोड में आते हो, आप कंट्री की एक बहुत बड़ी रियलिटी से फेस करते हो, वो ये कि यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ने की वजह से जो ओनर्स होते हैं प्रॉपर्टी के, वो कहते हैं रेंट बढ़ाओ, लेकिन परचेजिंग पावर लोगों की कम है। मतलब मिडिल क्लास बहुत शैलो है। मतलब कितनी मिडिल क्लास आप मानो, कोई लोग कहते हैं 5 करोड़, जो एक्चुअल में स्टार्टअप कर रहे हैं वो कहते हैं सर 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, क्योंकि क्रेड जो हाई पेइंग मिडिल क्लास वालों को अपना प्रोडक्ट देता है, उसके बाद सिर्फ 1 करोड़ कस्टमर है। तो यानी कई स्टार्टअप के फाउंडर्स आपको हमेशा बोलेंगे कि सर 5 करोड़ से ऊपर मिडिल क्लास नहीं है। ओके। तो मिडिल क्लास शैलो है, तो उनकी प्राइस सेंसिटिव है, लेकिन रेंटल आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको प्रॉपर्टी प्राइस के हिसाब से मिलेंगे। तो इस वजह से हाई रेंट की वजह से हाइब्रिड मोड में जब कंज्यूमर वाला आता है, तो वो लॉस को हटा नहीं पाता उसको, या कुछ ही गिने चुने मॉल है जिसमें उसको खोलना पड़ता है ब्रांडिंग के लिए, उस पे हाई रेंट है, तो फिर आप खोलो बंद करो, खोलो बंद करो का सिलसिला चलता रहता है। तो ये सारी रियलिटीज के चलते, लेकिन कंज्यूमर में क्या है कि आपका डिमांड है, रेवेन्यू आएगा। तो हम इसको अगर हम आसान शब्दों में समझें, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इंडिया में कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, तो कुछ भी अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जहाँ पे हम हमारे इंडियन कस्टमर्स को ही कंज्यूमर बेस बना के अगर हम काम करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा कंज्यूमर में है, क्लाइमेट टेक में है, एआई और AI है। डीप टेक में है। ओके। तो मतलब, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको करने की जरूरत है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेस अवेलेबल है। बेस अवेलेबल। आज आपके पास इंडिया में परप्लेक्सिटी का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन 330 करोड़ लोगों को मिल गया है, 30 करोड़ लोग। ट्रू। और चैट जीपीटी ने जियो के थ्रू दे दिया है। तो बेस है, उसके ऊपर आप बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो। उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है सर, अगर बिल्डिंग के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बोला कि बिकॉज आज की डेट में बेस हर किसी के लिए अवेलेबल है, बस आपको ज़रूरत है उस बेस को टैप करने की और उसके ऊपर कदम बढ़ाने की, थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की।
तो अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे इंडिया में कुछ जाइंट्स हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं नाम लेना चाहूं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। दे आर वेरी बिग जाइंट फर्म्स जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट सारी मार्केट को कैप्चर कर रखा है इन लोगों ने। अगर आज की डेट में कोई नया व्यक्ति इंडिया मार्केट में आता है, इंडियन मार्केट के कंज्यूमर्स को वो टैप करना चाहता है, तो क्या उसके लिए इतने बड़े प्लेयर्स, इतने जायंट्स के सामने नया ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना इजी है, टफ है? और अगर मान लीजिए वो इजी है या कुछ पॉसिबिलिटीज है, तो उसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रख सकता है वो? देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करना आसान भी है, लेकिन उसको सस्टेनेबल बनाना वो डिफिकल्ट है। और मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आज आपके पास शॉपिफाई है, मैजेंटो है, आप खुद का D2C खोल सकते हो। ठीक है। आज आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर सकते हो, मिंत्रा पे बेच सकते हो। क्विक कॉमर्स वाले भी आजकल प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं। हाँ, क्विक कॉमर्स। तो आप अपना ब्लिंकिट पे बेच रहे हो, जेप्टो पे बेच रहे हो। अब मेरी एक स्टार्टअप जान पहचान के पेट फूड में जेप्टो के साथ टाई अप कर लिया, तो एकदम से मतलब ऐसी ऐसी मार्केट्स खुल गई हैं। और आपको बहुत अच्छा ब्रांडिंग की भी जरूरत नहीं है अगर आप क्विक कॉमर्स पे बेच रहे हो, क्योंकि अगर क्वालिटी ठीक है, प्राइस ठीक है, तो क्विक कॉमर्स वाला भेज रहा है घरों में। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं यार रेटिंग ठीक है, ले लो। तो इस वजह से आजकल बहुत आसान है। इवन जैसे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनीज हैं, एग्जैक्ट। नाइका हो गया या मामा अर्थ हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रही है। मतलब खुद तो कोई मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा। तो इतना आसान है वाइट लेबलिंग करना। मतलब आपको, आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो उसकी सोर्सिंग आपकी 35% की कॉस्ट पे होनी चाहिए। मतलब 100 रुपए की चीज आप बेचोगे तो आपको 35 रुपए की सोर्सिंग होनी चाहिए। अगर आप बाहर से, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं, मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे आपने बताया कि ये सारे लोग जो हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्यूटी फर्म्स जो गए कंज्यूम, ये जो प्रोडक्ट्स अपने बेच रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे लोग चाइना या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं? इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और अगर मैन्युफैक्चर करा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाहर से खुद करा नहीं रहे हैं, कर रहे। खुद नहीं कर रहे हैं। तो क्या इट इज दैट मच इजी कि हम बाहर से कोई भी वाइट लेवल प्रोडक्ट लाके उसके ऊपर अपना ब्रांडिंग करके उसको बेच सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। आप देखो ना, एक टाइम में लावा ने और माइक्रोमैक्स ने 70% मोबाइल मार्केट ले लिया था, 100% चाइना से इंपोर्ट करके और उसको स्टैंपिंग करके अपनी ब्रांडिंग की। बट हाउ डू यू मेंटेन द क्वालिटी? आप क्वालिटी चेक किस तरह से कर पाएंगे, उस पर नजर कैसे वो रखेंगे? सोर्सिंग इशू है। वो सोर्सिंग इशू है। अगर आपके पास सोर्सिंग के लोग हैं हम्म। जो चाइना से क्वालिटी निकालना जानते हैं, इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से क्वालिटी कंट्रोल जानते हैं, तो वो कंप्लायंस और क्वालिटी कंट्रोल का इशू है। वो आप कर सकते हो मैनेज। वो वो भी एक जर्नी है। ओके। मतलब आप ये सोचो कि आप एक चाइना में भी बहुत डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, ना वो लोग करते नहीं। आप उनको जो चीज बोलोगे, अच्छा आप बोलोगे 100 की चीज 50 में दे दे, या तू ले दे, और बाद में कुछ भेज देगा वो। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वो एक जर्नी है, क्वालिटी कंट्रोल की जर्नी है वो। लेकिन चीजें अवेलेबल हैं, फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं। आप देखो, इकोसर्ट कॉस्मोस एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का बेस्ट सर्टिफिकेशन है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना ऑर्गेनिक है। ओके। और वो यूरोप का सर्टिफिकेशन है। मेरा एक क्लाइंट इकोसर्ट कॉस्मोस प्रोडक्ट्स, सोचो उस क्वालिटी के बना रहा है जो यूरोप को भी एक्सेप्टेबल है, और वो लखनऊ की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है। लखनऊ की कंपनी बना रही है? बिल्कुल। और कहाँ सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को? वो ऑनलाइन सेल करते हैं, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स मिडिल ईस्ट के और दुबई, कतार, ओमान, कुवैत, दे आर सेलिंग आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया भी कर रहे हैं और ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। ऑनलाइन भी बेच रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेस है। अब वो चाइना से आप लेते हो, तो इस समय इंडिया का $100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। वो इसीलिए है क्योंकि चाइना आपको जिस रेट पे जो क्वालिटी दे रहा है, वो आपको कई मामलों में इंडिया से नहीं मिल रही। ट्रू। तो वो डेफिसिट है। तो अब वो एक अलग क्वेश्चन है कि वो आप भारतीय होने के नाते कहाँ से खरीदो। लेकिन आज आप धंधा बना रहे हो, बना आपका रहे हैं, बिल्कुल। आपका कंपेटिटर चाइना से ले रहा है, हाँ। और आप कहो जी नहीं मैं महंगा इंडिया से लूंगा, तो वो तो फिर आप सर्वाइव ही नहीं कर आप पाओगे। तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम निकाली है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ओके। उसका पर्पस ही है कि जो चाइना को प्राइस एडवांटेज मिला हुआ है
उस वजह से चाइना से इंपोर्ट बढ़ जाता है। वो प्राइस एडवांटेज को 8% गवर्नमेंट देके उसको वो कर रही है खत्म, कि आप इंडिया में ही खरीदो, 8% हमसे ले लो प्राइस डिफरेंस। तो वो कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन क्या वो 8% प्राइस डिफरेंस के बाद भी इंडियन मैन्युफैक्चरर चाइना के प्राइस को मैच कर पा रहे हैं? अब देखो पीएलआई सारा फुल्ली साइंड अप है, गवर्नमेंट पूरा डिसबर्स कर रही है। अगर उन कंपनीज को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लगा के और पीएलआई क्यों ले रहे होते? ले रहे हैं। उसका एक और रीज़न भी है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है। उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो वेस्ट है वो चाइना से, उनको लग रहा है ये बहुत बड़ा हो गया है, तो हमें चाइना से अपनी सप्लाई चेन हटानी चाहिए। वो चाइना क्या करता है, जो टेक्नोलॉजी आपने वहाँ लगाई ठीक है। उसको किसी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है ओके। और फिर उनकी लोकल कंपनीज खड़ी हो जाती। जैसे वो आपके कॉम्पिटिटर खड़े कर देते, आप लोकल चाइनीज लोकल कंपेटिटर खड़ी, गवर्नमेंट इतना उसको इतना पुश दे देती है पीछे से कि तेरे को जो लेना है ले ले, लेकिन अपना ब्रांड खड़ा कर, इसको हटा। हाँ, आई हैव हर्ड अबाउट इट कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते, चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता। वो आई बिलीव दे हैव डेवलप वीचैट करके कुछ है, वो कर रहे हैं 95 करोड़ लोग हैं चाइना में वीचैट के ऊपर। एंड एवरीबॉडी यूजिंग वीचैट। गवर्नमेंट ने पुश किया है ना कि हमें सर्विलेंस करने के लिए अलग अलग ऐप से सर्विलेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई एप्पल का स्टोर है, कोई हाँ। एंड्रॉयड का स्टोर है, गूगल के थ्रू हो रहा है, तो हम कैसे सर्वे करें? तो उन्होंने शुरू से ही डंडा दे दिया था कि वीचैट पे सब कुछ बनेगा। तो सारे जो एप्स यहाँ पे अलग बनती हैं कि आपको जोमेटो रखना पड़ता है फ़ोन में, आपको ब्लिंकिट रखना पड़ता है, आपको फेसबुक रखना पड़ता है, वहाँ पे वीचैट खोलो, सारे सब बिल्ट है वीचैट के। गवर्नमेंट पुश है। यहाँ पे भी सुपर ऐप बनाने की बहुत कोशिश हुई थी। टाटा न्यू ने कोशिश की। मेरे क्लाइंट थे बैंगलोर के, ठीक है। IIT IIM, इनिशियल कुछ फंडिंग मिल गई थी, लेकिन सुपर ऐप बनाने का आप मतलब जानते हो? मतलब कि आपको पूरे इकोसिस्टम को एक ही ऐप के ऊपर लाना है। हाँ, वो बिना गवर्नमेंट के डंडे के, लॉ के, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने अपने क्लाइंट को भी ये बोला था कि मतलब तूने ले तो लिए 6 करोड़ रुपए मार्केट से, बट ये चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। बट जनरली लोगों ने ट्राई बहुत किया। आप एज अ वीसी 10 साल से अपनी जर्नी रन कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी किसी ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स ऐसे बिजनेसेस को फंड किया है या करवाया है? डेफिनेटली इसके अंदर बहुत D2C के अंदर बहुत स्कोप है। D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जिसमें आप खुद की वेबसाइट से बेचते हो। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बेचते हो तो 25 से 30% आपका मार्जिन वहाँ चला जाता है। और मिंत्रा या फिर ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स में बेचते हो तो वो मार्जिन आपका बहुत चला जाता है वहाँ। तभी मैंने आपको बोला कि अगर आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे बेचना है तो आपकी सोर्सिंग 35% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 100 रुपए की चीज 35 की अगर आपको मिल रही है मार्केट में, तो आप 100 रुपए की बेचोगे तो 65 रुपीज जो 65 रुपए बीच में आपका लग रहा है, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, चैनल्स में, लॉजिस्टिक्स में, जो उसका पूरा पैनल के खर्चे होते हैं, और कुछ मार्केटिंग में जाएगा। अच्छा, उसके अंदर अभी एक डेंजर क्रिएट हो गया। वो ये डेंजर क्रिएट हुआ है कि आज आप अमेजोन पे एक प्रोडक्ट सर्च करो, उसमें शुरू के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका कंपेटिटर ऐड कर रहा है उस पे, ऐड रन कर रहा है। अच्छा तो आप पीछे हो गए। तो वो लोग तो शुरू के 10-15 ही चेक करते हैं। ट्रू। अच्छा, फिर दूसरा रिस्क, आपका प्रोडक्ट बहुत हॉट सेलिंग है अमेजोन पे, उन्होंने खुद का ब्रांड बना लिया। हाँ, ये भी देखा है। उन्होंने खुद का ब्रांड बना लिया, हाँ। और वो सर्च में ऊपर दिख रहा है, क्योंकि डेटा उनके पास था, डेटा कितने है। प्राइस का बिक रहा है, किस टाइप का कस्टमर खरीद रहा है, कितने रिटर्न्स हैं, तो उनके लिए क्या मुश्किल है नथिंग। खुद का तो डेंजर D2C में ये डेंजर नहीं है। ओके। D2C में बहुत फायदा है आपका, बिकॉज आपके कंट्रोल की चीज होती है और आपके पास डेटा होता है कि आपका कस्टमर किस चीज के लिए क्या पे करने को रेडी है, और आपके पैसे आ जाते हैं पेमेंट गेटवे से। ऑफलाइन के अंदर आप अपने ही पैसे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से जी 2 महीने में आएगा, 1.5 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, अपने ही पैसे के लिए रोते रहते हो। सर, अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बाहर से सोर्स कर लिया, या मान लीजिए इंडिया से मैंने सोर्स कर लिया, जो कि मुझे, जैसे आपने बताया कि अगर आपका प्राइस 100 रुपीज़ का है सेलिंग प्राइस, तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एटलीस्ट मैक्सिमम 35 रुपीज़ होना चाहिए। मैंने वो ऐसा प्रोडक्ट मैंने ढूंढ लिया और मार्केट में उसकी डिमांड भी है। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि मैं उसको D2C में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, अब मुझे उसको स्केल करना है।
स्केल करने के लिए मुझे फंडिंग की ज़रूरत है। तो अगर कोई स्टार्टअप मार्केट में आता है तो फंडिंग कैसे मिलती है उसको? उसका एक प्रोसेस क्या होता है? वो थोड़ा-सा बताइए आप। देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो वीसी फंड्स हों या फैमिली ऑफिसेज हों, वो एक थ्योरी ऑफ स्टार्टअप की थ्योरीज पढ़ के आए हैं। उन्होंने लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी पढ़ी हुई है, तो उनको उनके माइंड में रेशोज हैं कि इस रेशो को चेक करना है, इस रेशो को चेक करना है, ये चीज़ें चेक करनी है। तो कहते हैं कि जैसे फाउंडर मार्केट फिट चेक करना है। ओके। तो फाउंडर मार्केट फिट को कैसे डिफाइन करते हैं कि जिस मार्केट को सर्विस करेगा फाउंडर, उससे कितनी नॉलेज है फाउंडर हुँ, को, उसी बैकग्राउंड का है या नहीं है। ओके। तो आप अगर फंडिंग लेने जा रहे हो उन लोगों से, और वो आपको जिन पैरामीटर्स पे जज करेंगे, हुँ, हुँ। वो आपको पता होने चाहिए। तो आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। मोनेटाइजेशन क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है। फिर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आप पैसे लेने जा रहे हो, हुँ, तो आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, हुँ, 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 लॉन्ग लाइफ टाइम वैल्यू, एलटीवी, फिर उसकी रेशो पता होनी चाहिए कि भाई अगर मैं 200 रुपये में एक कस्टमर एक्वायर कर रहा हूँ, हुँ, तो मुझे कम से कम उससे 800 या 1000 रुपये कमाने चाहिए। तो आपको फिर कैक टू एलटीवी रेशियो पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है, तो यू आर प्रिपेयर टू डील विद द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वो जितनी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, वो फर्स्ट डे में ही जानी चाहिए। ओके। कि आप उसको बिजनेस प्लान पिच डेक में डाल के ऐसा भेजो जिसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन, टीम, प्रोजेक्शंस, 5 साल में क्या अचीव करोगे, आपकी प्रोडक्ट की शक्ल क्या है, और उस पैसे को कैसे यूज़ करोगे जो आप रेज़ करना चाहते हो, और आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं, उनसे आप कैसे डिफरेंट हो, हाउ आर यू डिफरेंट, आपका यूएसपी क्या है, फिर आपका स्वॉट एनालिसिस क्या है। वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करनी है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आईआईटी, आईआईएम से पढ़ा हुआ है तो उसे तो ये फॉर्मेट्स पता है। एक बच्चा है जो जिसने मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा हुआ है। उसको धंधा बनाना आता है, उसको सेल करना आता है, उसको स्केल करना आता है, लेकिन उसको ये टर्म्स नहीं पता। तो उसके लिए और वो चाहता है, उसे पता चल गया कि यार बिजनेस तो मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं इसको और अच्छा स्केल कर सकता हूँ। तो वो उसकी हेल्प कैसे हो सकती है? कहाँ से वो ये हेल्प ले सकता है ये सारी नॉलेज गेन करने के लिए? देखिए, अब ये आप इन्वेस्टर को तो ब्लेम नहीं कर नहीं, सकते नहीं, कि इन्वेस्टर्स उसने नहीं। नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हाँ, सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता, तो आप ये समझो कि आज के ज़माने में यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, ट्रू। व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी है, हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम एक यूनिवर्सिटी है। सारी चीज़ें, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी 3, ग्रॉक, सब चीज़ें सब जगह अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन आपको अपने आप को अपडेट तो करना पड़ेगा, अपस्किल हुँ, करना पड़ेगा, क्रॉस स्किल करना पड़ेगा। आप देखो, या फिर तो आप इन्वेस्टर का पैसा लो मत। हुँ, आप ज़ेरोधा और ज़ोहो की तरह मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ बाहर से ₹1 बिना लिए आप बना लो, या तो हुँ। आप हल्दीराम बना लो, हाँ। जिसमें आपने 10,000 करोड़ का 10% बेचा, हुँ, जब हुँ, सब हुँ। कुछ सेट कर चुके हो अपने पैसे से। ट्रू। या तो वो बना लो, फिर वो पेशेंस चाहिए, फिर वो स्लो ग्रोथ चाहिए। लेकिन अगर बाहर वाले का पैसा चाहिए, तो देखो वो तो अमेरिकन पैसा ही है। 80% जो पैसा वीसी फंड्स के पास है, वो अमेरिका का है, यूएस, अच्छा। सारा यूएस से रेज़ करते हैं। सारे फैमिली ऑफिसेज़ का पैसा लिया हुआ है, पेंशन फंड्स, एंडोमेंट फंड्स, इनका लिया हुआ है। इंडिया का पैसा 20% ही है। तो वो जो अमेरिकन पैसा देते हैं, वो आपसे कई सारी कंप्लायंसेस माँगते हैं। तो उसमें क्या कंप्लायंस होती है कि आपको मुझे इन्वेस्टमेंट डॉकेट, इन्वेस्टमेंट कमेटी को प्रेजेंट करना है केस ऐसे, हुँ, इस हुँ। फॉर्मेट में। फिर वो उसी फॉर्मेट में जाएगा केस। हुँ। अगर वीसी फंड वाला अपने एलपी को उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा है, तो आपसे भी तो उसी फॉर्मेट में समझेगा। तो वीसी की टीम तो पूरा अपने आप नहीं बना पाएगी कि आप क्या हुँ, बिजनेस क्या करना चाह रहे बिज़नेस हो। करना चाह रहे हो? तो ये है, जिस आदमी को उसकी समझ नहीं है, मैं गाइड कर सकता हूँ कि वो कैसे कर सकता है। जैसे हम लोग भी गाइड करते हैं हुँ, उसमें। हुँ। तो हम लोग बिजनेस प्लान मैपिंग करते हैं, फिर फाउंडर के साथ बैठ के आइडिएशन करते हैं, हुँ, हुँ। और उसको हम बहुत वेल डिज़ाइंड एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। वो फिर इन्वेस्टर्स के पास जाता है। ओके। फिर इन्वेस्टर कॉल्स में 10 तरीके की क्वेश्चंस होते हैं, हुँ, बैक एंड हुँ, फोर्थ डेटा एक्सचेंज होता है। हुँ, हुँ। जैसे कि बड़ी छोटी सी बात है, अब लॉस मेकिंग से वीसी डरता है, हुँ। पहले नहीं डरता था, पहले चेक काट देता था। अब अब तो सारे वो कहता है बिज़नेसेस नहीं, हाँ, पैसा जला रहे हैं खाली।
सारे नहीं जला रहे, जैसे क्विक कॉमर्स बहुत जला रहा है। क्विक हाँ, कॉमर्स क्योंकि 4 कंपनीज हैं और चारों ही जला रही हैं। चारों ही जला रही है पैसा। तो वो कब वो चारों आपस में कंपटीशन बंद करके पैसा जलाने को, जब एक कंपनी को पैसा मिलना बंद हो जाएगा तब वो हटेगी। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा, जब तक मार्केट दे रही है पैसा तब तक वो जला रहे हैं। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि आज इन्वेस्टर अगर यूनिट इकोनॉमिक्स पूछता है कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान बनाओगे, ये दिखाओ मुझे, तो आपको दिखाना है ना उस चीज को। एग्जैक्टली तो वो आप कैसे दिखा सकते हो वो आपको समझना वो पड़ेगा। आपको समझना तो पड़ेगा वो वहां पे हमारा रोल आता है कि हम कैसे बताते हैं। कैसे बताते हैं। तो सर इसी रोल के ऊपर आगे बात करते हैं। मान लीजिए 2 बिजनेसेस आपके पास आए, ठीक है, या किसी इन्वेस्टर के पास गए और दोनों ही अभी लॉस मेकिंग में हैं, लेकिन उनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 5 साल के अंदर वो अपना प्रॉपर रोड मैप दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर वो फ्यूचर में प्रॉफिट कर लेंगे। आफ्टर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग, कई बार क्या होता है, एक कंपनी को फंड मिल जाता है, दूसरे को नहीं मिलता। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि बोथ कंपनीज आर डूइंग द सेम बिजनेस इन द सेम सेक्टर। एक कंपनी को फंडिंग मिल जाती है, दूसरी कंपनी को फंडिंग नहीं मिलती। तो आई एम आस्किंग हाइपोथेटिकली कि अगर 2 लोग सेम तरह का बिजनेसेस कर रहे हैं, एक को फंडिंग मिल जाती है, दूसरे को फंडिंग नहीं मिलती, तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या हो सकता है? इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? वो फाउंडर को देखते हैं कि फाउंडर कैपेबिलिटी कितनी है, या वो प्रोडक्ट का मार्केट साइज देखते हैं कि प्रोडक्ट का मार्केट साइज ठीक नहीं है इस वजह से। तो क्या रीजन हो सकता है? ये तो देखो, बहुत कंपनीज एक सक्सेस स्टोरी को देख के बहुत कंपनीज आती हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास एक कंपनी आई थी, जो ओयो ने एक कंपनी एक्वायर की थी 100 करोड़ की। ओके। तो उसको देखा देखी कि ये कंपनी 100 करोड़ में एक्वायर हो गई 1.5 साल में, 2 साल में। तो उसको देखा देखी 2 कंपनीज आई थी, एक बैंगलोर से एक दिल्ली से। अच्छा। सेम बिजनेस, सेम बिजनेस। एग्जैक्टली सेम। एक की 10 करोड़ वैल्यूएशन लगी हुई थी, एक की 1 करोड़ वैल्यूएशन लगी हुई। ये कैसे? क्योंकि वो जो इन्वेस्टर उन्होंने ढूंढा था, हाँ हाँ। वो एक जो 1 करोड़ की वैल्यूएशन लगी हुई थी, वो कोई सीएक्सओ था, उसके पास पैसे ही थे कम। तो उसने 36 लाख रुपए देके 36% स्टेक लिया हुआ था। तो दूसरा था, वो बिल्डर था, जो इन्वेस्टर था दूसरी कंपनी में। वो तो भाई ने 30-40 करोड़ की वैल्यूएशन भी एक्सेप्टेबल थी उसको। उसको ये था कि भाई मैं 500 करोड़ की कंपनी बनने जा रही है। वो इन्वेस्टर टाइप पे भी फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसे एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हो जो कि 2 लाख 5 लाख डालने में यकीन रखता है, तो उसका कोई कंपैरिजन उस इन्वेस्टर से नहीं है जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ डाल सकता है। बिल्कुल। जैसे मान लो आप डॉलर सैलरी पे हो, आप हाँ। सिंगापुर में हो, दुबई में हो, हांगकांग में हो, लंदन में हो, तो आपके लिए 2.5-3 करोड़ रुपए किसी स्टार्टअप में डालना डॉलर टर्म्स में, पाउंड टर्म्स में, यूरो टर्म्स में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इंडिया में हो, आपकी सैलरी 40-50 लाख है, जो कि बहुत लोगों की नहीं होती। नहीं होती। वो 2 लाख 5 लाख ही डाल सकता है। हाँ। तो उससे आप पैसे लोगे तो वैल्यूएशन कैसे देगा वो? वैल्यूएशन नहीं दे पाएगा वो तो। नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है। और दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि फाउंडर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फाउंडर का कितना कमिटमेंट है उस बिजनेस के लिए, 3 साल 5 साल 8 साल चलाने के लिए कितना कमिटमेंट है। क्योंकि बहुत सारे वीसी आपको बताएंगे ये बात, बहुत सारे केसेस में उनको एग्जिट नहीं मिलती इन्वेस्टमेंट से। अच्छा। क्यों नहीं मिलती? हम्म क्योंकि वो जो फाउंडर घिस घिस के कंपनी सेट करता है और वो 30-40 करोड़ सपोज के लेवल पे ले गया, ठीक है। फिर वो घर चलाता है, कहता है भाई अब मैं और नहीं रिस्क ले रहा, मेरी 30-40 करोड़ और पे बिजनेस मॉडल सेट हो गया है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है, 100 लोगों का स्टाफ है, मेरे पास एक ऑडी भी है और मैंने अपार्टमेंट भी खरीद लिया है, अब मैं एग्जिट के ऊपर बॉदर नहीं कर रहा। तो वो फाउंडर की कितनी कमिटमेंट है। जैसे इसमें संजीव बिखचंदानी जी ने एक बात बोली थी कि एक स्टेज पे वो लोग सोच रहे थे कि जोमेटो इतना लॉसेस कर रहा है तो उसको और पैसा दे या नहीं दे। लेकिन दीपेंद्र की तो उसकी जो वो थी ना Zeal और कमिटमेंट जो थी ना commitment। उसको, कि नहीं भैया इसको तो पैन इंडिया में नंबर 1 फूड एग्रीगेटर बनाना है। वो फिर विजन, विजन। हाँ, वो सब में कीड़ा नहीं होता, वो ट्रू। नहीं होता। मोस्ट पीपल गेट सेटिस्फाइड व्हेन दे गेट कंफर्टेबल रिस्क नहीं लेना चाहते रिस्क वो। नहीं लेना चाहते हो। बहुत ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। ट्रू। सर अब बात करते हैं, मान लीजिए ये तो रही कि इन्वेस्टर क्या देखता है एट द टाइम व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टार्टअप। अब बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, जब वो फंडिंग लेने जाते हैं, तो
उन एंटरप्रेन्योर्स के मन में एक डर रहता है कि यार अगर मैं किसी से फंडिंग लेने जा रहा हूँ, वो तो बड़ा प्लेयर है, क्या वो मुझे ट्रैप तो नहीं कर लेगा फंडिंग देने के बाद? तो अगर हम कोई भी स्टार्टअप पर्सन किसी भी बड़े इन्वेस्टर से पैसा लेने जा रहा है, तो उससे कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये रेड फ्लैग्स दिखें तो दूर हट जाए वो, अदरवाइज ही लूज हिज बिजनेस। देखिए, जो टर्म्स जो आपको ऑफर कर रहा है, वो जो टर्म्स हैं, वो उसके अंदर किस टाइप के क्लॉजेस लगा रहा है वो, इससे आपको पता चलता है कि उसका इंटेंशन क्या है। जैसे कि 2x लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर मांग रहा है, तो 2x लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर कंपनी को आगे फंडिंग मिली, कुछ एक क्लॉज लगा देता है, तो उस सिचुएशन में इसको अपना रिटर्न, जो आईआरआर रिटर्न इसका बनता है, उससे डबल मिलेगा। अच्छा, फिर वो प्रेफरेंस भी होता है उसमें कि मेरे को दूसरों से पहले मिलेगा। अच्छा। फिर उसमें एंटी डाइल्यूशन क्लॉज होता है कि भैया मेरी 5% 15% इक्विटी है, आगे फंडिंग होगी, मेरी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगी, मेरी 15% ही रहेगी। मेरी 15% ही रहेगी। मतलब वो क्लॉजेस, क्लॉजेज। तो उसकी इंटेंशन वहां से पता चलती है। जो एक बहुत ही बहुत पॉपुलर वीसीज मिलेंगे ना, जो आपको, जो मार्केट में एक्चुअल में बहुत वाइड अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हैं, वो मिलके चलते हैं फाउंडर के साथ, वो डंडा नहीं मारते, वो मिलके चलते हैं। उनको भी तो एग्जिट के टाइम पे फाउंडर की जरूरत पड़ती है। स्नैपडील में देख लो आप, स्नैपडील में एक टाइम मुझे याद है 56 इन्वेस्टर्स थे, 56, ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल, एक को भी एग्जिट नहीं दी, एक को भी एग्जिट नहीं दी। खुद के शेयर बेच रहे थे एक टाइम पे, उसके बाद तो अब आईपीओ की बात है, वो सब अलग हो गई। बट मतलब मिल के चलते हैं जो अच्छे वीसीज होते हैं, एंड दे आर प्रीटी पॉपुलर ऑल्सो। लोगों को पता है कि यार ये वीसी है, ये बहुत मिल के चलेगा। डन। सर, अब मान लीजिए कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे, अभी हम बात कर रहे हैं कि फंडिंग मिल गई, बहुत सारे स्टार्टअप्स फंडिंग मिलने के बाद भी वो विजन तो दिखाते हैं कि 5 साल में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, 7 साल में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और पेपर्स पे उनके सारा कुछ अच्छा होता है, बट स्टिल वो एक टाइम पे आने के बाद, जैसे अभी हम स्नैपडील की ही बात कर रहे थे, वो पेपर पे आने के बाद क्या होता है, वो पेपर पे अच्छा लगता है लेकिन फिर वो सारा पैसा बर्न आउट कर देते हैं और वो स्टार्टअप बंद हो जाता है। तो आपके अकॉर्डिंगली ऐसे कौन से 4 से 5 मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप्स अपना पैसा बर्न कर देते हैं, और वो जैसे वीसीज को भी एग्जिट नहीं मिलता और पूरा लॉस मेकिंग हो जाता है वो, तो कौन से मेजर रीजंस होते हैं? देखिए, पहली बात तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, अब वो आप उस प्राइस पॉइंट पे दे रहे हो जिस प्राइस पॉइंट पे मास अडॉप्शन नहीं है इंडिया में, हाँ। तो फिर आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगा ज़्यादा, आप कम ही यूनिट्स बेचोगे। ओके। फिर आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो ग्रोथ चाहिए, हम्म। तो फिर मैं इसकी प्राइसिंग कट करता हूँ, ओके। मैं थोड़ा लॉस में बेच देता हूँ। और फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये ये पेन पेन है, है। तो इसका इसको अगर मार्केट प्राइस मैं 100 रुपये रखूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। अब मान लीजिए मेरी कॉस्ट ही 100 रुपये पे आ रही है तो मुझे 100 रुपये बेचना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं बेच रहे, लेकिन आप मैं नहीं बेच 100 रहा। का 50 में बेच रहे हो, ये अच्छा। सोच के कि मैं अभी लॉस कर लेता हूँ। और रिवेन्यू बढ़ जाएगा मेरा। रेवेन्यू बढ़ेगा, हाँ। ज्यादा कस्टमर आपके बनेंगे, हम्म। तो आप उस डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि मेरे पास तो ये कस्टमर बन रहे हैं जिनका डेटा है मेरे पास। तो हर पीस पे मैं 50 रुपए का लॉस कर रहा हूँ। ऐसे मॉडल्स बहुत थे इंडिया में भर भर के, जिसमें वीसीज ने हाथ जलाए, लॉस में बेच रहे हैं, पर यूनिट लॉस पे बेच रहे हैं। लेकिन वो अब नहीं है। अब जो कंपनीज बन रही हैं, जो आप फंडिंग भी ले रही हैं, वो, उनको वीसी ने बोला मैं तेरे को बहुत आगे तक बैकस्टॉप नहीं करूंगा अगर तू लॉस में बेचेगा, तो यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल। इवन आईपीओ मार्केट जो इंडिया की है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, लॉस को बहुत सहती नहीं है, शेयर गिरता रहता है। हम्म। तो कंपनीज के ऊपर प्रेशर बहुत कि प्रॉफिट पे आओ। हम्म। ये अब कैसे प्रॉफिट पे आओगे? आप देखो, एक प्रोडक्ट आपने पब्लिक के हाथ में दिया, हाँ। 20 करोड़ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। हाँ। अब वो 20 करोड़ को आदत है फ्रीमियम यूज करने की, आप उनसे जिस दिन 1 रुपए का चार्ज लगाओगे, हाँ, क्वेश्चन तो यही है। वो एक बार आपने आदत डलवा दी उनको, आदत डलवा दी। फिर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, सर, बहुत मुश्किल। आज जियो ने इंटरनेट मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है, लोगों की आदत होगी सस्ता इंटरनेट चलाने की। आज अगर जियो नहीं बढ़ाए पैसा तो बाकी कंपनियां बढ़ा ही नहीं सकती।
सही कह रहे हो, मोनोपलाइज भी कर दिया। हाँ, अब देखो सिर्फ जियो, एयरटेल और वोडा है। वोडा है। बीएसएनएल तो गवर्नमेंट वाला है। हाँ, तो अगर ये आज चाहें कि प्राइसिंग बढ़ानी है तो मोनोपोली सिचुएशन है, तो आज बढ़ा सकते हैं प्राइसिंग। इस मामले में ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बिजनेस मॉडल ठीक तरह से नहीं बनाए और उस वजह से उनको बाद में जाके जो प्रॉब्लम आई, इट इज़ मैसिव। इट इज मैसिव। बहुत मुश्किल आ जाती है। ओके सर, जैसे अभी तो हमने बात कर ली कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाता है या वो स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। अगर कोई स्टार्टअप है, वो चल रहा है और वो अच्छा बेनिफिट कमा रहा है, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होती है? और फाउंडर की अगर हम कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात करें, तो फाउंडर उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐसी करता है जो फेल स्टार्टअप्स नहीं करते? कुछ मेजर 2-3 मेजर रीज़न्स अगर मैं जानना चाहूँ। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पे खेल रहे हो हुँ, तो आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि मेरी क्वालिटी अच्छी हो, मेरी सर्विस अच्छी हो, मेरे को सेम क्वालिटी का स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट टाइम पे मिले कस्टमर को, जल्दी मिले और रिटर्न्स कम हो। तो वो आप फिर अपनी ब्रांड बनाने पे खेलोगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है तो फिर आप ये कहते हो कि नहीं यार, मैं तो 50% मार्जिन पे बेचना है, चाहे मैं घटिया क्वालिटी दे दूं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है तो यू शुड बी आइडेंटिफाइड विद कि यार यहाँ पे हमें ये चीज़ इस क्वालिटी की इतने रेट पे मिल जाती है, फिर आपको मार्केट अडॉप्ट कर लेती है। इंडिया में लोग एक ये टर्म बहुत यूज़ करते हैं कि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी नहीं है। मतलब हुँ, आज आपको फ्लिपकार्ट पे ये पेन 100 रुपये का मिल रहा हुँ, है हुँ, और हुँ। सेम पेन आपको 90 रुपये का दूसरी जगह मिल रहा है, तो आप दूसरी जगह फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉयल नहीं हो लॉयल नहीं हूँ। कि मैं तो 90 रुपये पे जाके ले लूंगा। आई बिलीव ये तो हर मार्केट में होता है, इवन आप यूएस में भी देख लीजिए, जो भी स्मार्ट कंज्यूमर रहेगा वो तो ये करेगा ही करेगा। यूएस वाला जो कंज्यूमर है हुँ, वो फुल्ली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ओके। वहाँ पे ब्रांड ज़्यादा चलती है। हुँ, वो कहते हैं तो हम तो इसी ब्रांड का लेंगे, हुँ। तो वो वहाँ पे वो चीज़ बहुत रहती So है। are we talking about the brand or are we talking about the platform? फ्लिपकार्ट भी तो ब्रांड है। हाँ। तो मतलब अगर फ्लिपकार्ट से आप नहीं खरीद रहे तो एक तरह से आपकी लॉयल्टी नहीं है उसके लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका रिवर्स भी ट्रू है इंडिया में। हुँ, अगर कोई ब्रांड को लेके हुँ, हुँ। इंडिया की फैमिलीज उस ब्रांड को अडॉप्ट कर लेती हैं, जैसे डेटॉल, मूव, कोलगेट, लाइफ बॉय। अगर वो अडॉप्ट कर लेती हैं फैमिलीज, तो ब्रांड लॉयल्टी बहुत है इंडिया में। ट्रू। लेकिन वो अडॉप्ट करती फिर सालों सालों में जाके है कि हाँ, मतलब दादा ने खरीदा था तो पोता भी खरीद रहा है। पोता भी खरीद रहा है। लेकिन उसके लिए पता है कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती हुँ, है हुँ। कि आपको आज जो आपको कोलगेट मिल रहा है वही कोलगेट आपको 15 साल पहले मिल रहा था। आपने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो वो विजन बहुत जरूरी है। ट्रू, ट्रू। आई कंप्लीटली एग्री विद इट। तो सर, अगर कोई भी बिज़नेस, अगर मान लीजिए चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री का हो या प्रोडक्ट रिलेटेड बिज़नेस हो, उसको सस्टेन करने के लिए सेल्स तो करनी पड़ेगी। और सेल्स बढ़ाने के लिए या सेल्स को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति अगर नया बिजनेस कर रहा है तो उसको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि वो अपनी सेल्स इंक्रीज कर पाए? देखिए, वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बहुत डिफरेंस होता है कि किसकी सेल चैनल क्या है। लेकिन आप ये मान के चलो कि अ, अगर आपने मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट नहीं किए तो आपका कंपेटिटर अडॉप्ट कर रहा है और आप नहीं कर रहे। जैसे एक अच्छा सीआरएम हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ओके। सिस्टम। अब वो सीआरएम से आप व्हाट्सएप भेज देते हो, आप ईमेल्स भेज देते हो, आप एसएमएस भेज देते हो, हम्म। उसी के थ्रू आप कॉल्स कर लेते हो। अगर आपने वो नहीं सीखा और आपका जो कंपेटिटर है वो सीख रहा है, तो आप पीछे रह जाओगे। और आपको अडॉप्ट करते समय पता होना चाहिए कि मैं किस प्राइसिंग पे ये अडॉप्ट कर रहा हूँ, हम्म। ये प्राइसिंग ठीक है या नहीं। या फिर अगर मैं इतना पे कर रहा हूँ तो मेरे को ये 100 फीचर पूरे नहीं चाहिए, हम्म। तो मेरे को इसमें से 5 फीचर चाहिए, तो वो मेरे को फ्री में भी मिल जाएंगे किसी सिस्टम में, ठीक है। या फिर मैं खुद का बना लूँ, हम्म। वो भी ऑप्शन है। इंडिया ना इंग्लिश स्पीकिंग है, तो हमारे अच्छा। पास कंपटीशन जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन है। ओके। हबस्पॉट यहाँ पे लोग यूज करते हैं, इंग्लिश सबको आती है। हम्म। तो यहाँ का जो जोहो ने बनाया हाँ। उसका कंपटीशन हबस्पॉट के साथ है। ओह। तो वो डॉलर
फंडिंग से बना है, हाँ अनलिमिटेड पैसा, हाँ, ये रुपी फंडिंग वाले हैं। हम्म, तो ये बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है। जैसे हबस्पॉट आपसे चार्ज करेगा तो वो बोलेगा मैं $15 पर मंथ लूंगा, फॉर एग्जाम्पल। जो वाला आपको रुपीज में 100-200 में शायद दे दे, 300 में दे दे, बिग डिफरेंस। ह्यूज डिफरेंस। तो वहीं पे बात आती है कि आपका एक्सपोजर लेवल कितना है। अब वो ये ना, जो फाउंडर ये कहता है कि मैंने तो स्पेशलिस्ट के ऊपर ये बात छोड़ देनी है, मैं इस पे घुसूंगा नहीं, पर वो चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म आपको आगे जाके कितना फर्क पड़ जाएगा आपकी सेल्स चैनल में, वो आप रियलाइज नहीं करते। लेकिन सर इसमें एक चीज और भी है ना, मान लीजिए जैसे आपने बोला कि फाउंडर्स ने किसी टेक के बंदे के ऊपर ये चॉइस छोड़ दी कि भाई इट इज योर डिपार्टमेंट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ फाउंडर्स ऐसे रहते हैं या कुछ स्टार्टअप के जो फाउंडर्स ऐसे रहते हैं जो सारा कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर वो ग्रोथ नहीं मिल पाती ना। तो या तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। अगर वो ये नहीं करते तो स्टार्टअप में ग्रोथ नहीं मिल पाती। अगर मान लीजिए मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, तो मैं अपने लिए मेरी टीम कैसे खड़ी करूंगा, लीडर्स कहाँ से लेके आऊंगा? डेलीगेशन तो करना ही है, वो तो हाँ, मतलब उसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। ट्रू। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो चॉइस होती है वो इन्फॉर्म चॉइस होनी चाहिए। मतलब जो फाउंडर होता है ना, उसको हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ओके। आप ब्लाइंडली आज के टाइम में अपना डिपार्टमेंट किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते, बिकॉज लोग कभी भी छोड़ देते हैं, हाँ, ये होता है। और उसके साथ साथ आपका पूरा डिपार्टमेंट चला जाएगा। मतलब प्रॉब्लम ही यही होती है नए फाउंडर्स के संग कि वो अगर सोचती भी है कि मैं अगर अपने अंडर लीडर खड़े करूं, मैं अगर किसी को सिखाऊंगा, क्योंकि जो अगर मान लीजिए मेरा नया स्टार्टअप है, मेरे पास अगर कोई जॉब करने के लिए आ रहा है तो उसे भी पता है, देख के कोई व्यक्ति किसी को भी पता लग जाता है कि इन्होंने कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा नहीं लगाया है। उसने मेरे संग काम किया, मैंने उसे काम सिखाया, उसके बाद उसे छोड़ के उसने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया, तो ये भी तो डर रहता है। तो इससे कैसे निकले? इसका कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है जो मतलब ऐसा हो जो यूनिवर्सल फिक्स हो। कुछ पुराने लोगों ने बातें बताई हैं, उन पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे? जैसे कि आप डोमेन नॉलेज अपनी किसी के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन पूरा बिजनेस कैसे रन कर रहा है, उसकी क्या सीक्रेट्स हैं, उसकी कहाँ प्राइसिंग के सीक्रेट्स हैं, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किस टाइप के लोगों के साथ रखे हुए हैं, वो आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते। ओके। यू हैव टू कीप इट विद यू। लेकिन डोमेन की जहाँ तक बात आती है कि आज आप अपने सीटीओ के साथ बैठे हो और आपका सीआरएम का चॉइस हो रहा है, डेफिनेटली वो तो दोनों मिलके ही डिसाइड करेंगे हाँ। कौन सा उसमें लेना है। एक चीज इसमें यहाँ पे आती है कि जैसे बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो कुछ ऐसे तरीके निकालती हैं अपने सीनियर रिसोर्सेज को वो रखने के लिए, बांधे रखने के लिए। वो फिर कहती है कि हमारी सक्सेस अगर होगी तो यू विल ऑल्सो मेक मिलियंस। ईसॉप्स, जैसे ईसॉप्स दे देती है। तो अभी आपने देखा कि जितने भी ये कंपनीज आईपीओ कर रही हैं, जो न्यू एज स्टार्टअप्स कर रही हैं, इसमें सारा ईसॉप्स का कितना पूल है। सबको एम्प्लॉयज को, मेरी तो पर्सनल एक फ्रेंड है, उसको 6 करोड़ रुपए मिले अभी। ओ, स्टार्टअप के अंदर ईसॉप का मोनेटाइज हो गया, एग्जिट मिल गया। तो ये बहुत रहता है। तो वो अगर उस टाइप का इंसेंटिव आपने उसको इंसेंटिवाइज किया हुआ है तो वो नहीं छोड़ेगा। बट ये जैसे कहाँ छोड़ा, देखो फेसबुक मेटा ने पोच करना चाहा ओपन एआई से, उनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग थे उनको प्रॉमिस किया 100 मिलियन पे आउट, 50 मिलियन पे आउट, ट्रू ट्रू ट्रू, पर बहुत लोगों ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। बिकॉज उनको ऑलरेडी ईसॉप्स मिले हुए हैं ओपन एआई में जो 500 बिलियन की वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो आपको देखो, आपको रिसोर्स को भी इंसेंटिवाइज तो करना पड़ेगा ना आपको। आप ये सोचो कि वो पैसे भी ना ले और बंद के रहे पूरे टाइम, आज के टाइम में पॉसिबल। रिसोर्स ये भी तो सोच सकता है कि अगर ये मुझे इतना इतना इंसेंटिव अगर मुझे प्रोवाइड करा रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी अर्न करेंगे। मेहनत मुझे ही करनी है, इससे अच्छा मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही बना लूंगा। देखो जब आप नौकरी करते हो ना, मैंने तो 5 कंपनीज में करी है नौकरी। जब महीने के एंड में चेक आता है ना अकाउंट में, तो आदमी को उस चेक की इतनी आदत लग जाती है जितनी उसको अपनी वाइफ की लग जाती है। मतलब ट्रू। वो जो चेक आता है ना अकाउंट में, हाँ, तो कि मंथ आदमी के एंड में मुझे दिख जाएगा वो जो पता है कि वो 2 लाख 5 लाख शांति। आने हैं, हाँ, आदमी उस चीज से ना, मतलब उस चीज से उसका पूरा चरित्र बदल जाता है। हाँ वो उसकी जो ओरिजिनल भगवान ने भेजी है उसको, रिस्क टेकिंग, हाँ। क्रिएटिव थिंकिंग, ओनरशिप, वो सारी चीजें छोड़ देता है।
कहता है True. मेरा तो चेक आ रहा है। तो इस वजह से सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। मेरा एक फ्रेंड है, आईएफटी की पास आउट है, Okay. आईएफटी पास आउट है, बहुत अच्छी जॉब कर रही है, 25 साल हो गए आईएफटी करे हुए। Oh. उसका हस्बैंड आईआईटी आईएम अहमदाबाद, लव मैरिज, बहुत बढ़िया सैलरी पे। Wow. अब उस बंदे को पता नहीं 20 साल 25 साल बाद क्या लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। अच्छा 20 साल जॉब करने के बाद। हाँ, जॉब करने के बाद। अब जब आप बिजनेस जॉब से बिजनेस में आते हो, हम्म। आप रह चुके हो तो सीनियर डेजिग्नेशन पे, तो आपको चेक काटने की आदत चेक होती है। काटने की आदत होती है। तो आपने जी रखी महंगी एजेंसी, आपने लोगों को हायर किया, सुंदर ऑफिस रख लिया, जबकि इंडिया में बिजनेस फ्रूगल वाले ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइसिंग पे बहुत प्रेशर है। Rather than going into the deep of the process, उन्होंने सारा काम जो है वो रॉयल तरीके से हाँ, करना चालू कर दिया। अब वो स्टार्टअप नहीं चली, नहीं चलेगा कैसे सर? नहीं चली, वो- और उसने सेविंग सारी लगा दी 20 साल की। उसके बाद जब उसको रियलाइज हुआ मेरी नेटवर्थ नेगेटिव हो गई है और मैं 50 साल का हूँ, हम्म। तो उसने रोज एक बोतल पीना शुरू कर दिया। फिर उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। ओह। उसकी वाइफ ने उसको बोला ये छोड़ दे, मैं तेरी जॉब दोबारा लगवा देती हूँ, और तू आईएम अहमदाबाद का है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। पर वो उसमें घुस गया कि मैं तो नेगेटिव हो गया, मेरे तो पैसा ही नहीं है, मैं तो कुछ बचा ही नहीं। वो जो फीलिंग होती है ना, जब सुबह रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। आफ्टर गेटिंग इनटू डिप्रेशन। तो वाइफ ने 6 महीने तक बियर किया। फिर उसने कहा बच्चों के ऊपर इफेक्ट गलत पड़ रहा है कि हस्बैंड रोज बोतल खोल के बैठ जाता है और डिप्रेशन में है, डिवोर्स दे दिया वाइफ। ऐसे भी केस तो जो आप कह रहे थे ना कि आपका जो रिसोर्स है वो खुद क्यों नहीं खोल लेता बिजनेस, हाँ। सबके बस की नहीं है। एंड आई बिलीव सर, देखिए ये जो आपने सिचुएशन बताई, अब मुझे ऐसा लग रहा है, दो आई डोंट नो कि मैं इसको सही जज कर पा रहा हूँ कि नहीं, अगर ये पर्सन बिजनेस को एक लेवल पे बना भी लेता ना तो बड़ा नहीं कर पाता। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस चीज से, आप फियर ऑफ लॉस से आपने अपना करियर खत्म कर लिया, तो फिर तो आप बड़ा कैसे करोगे? आप ये आजम भाई, वो जो चेक आता है ना महीने के एंड में, हाँ यही तो वो है आपकी सर। स्किन खराब कर देता है। हाँ, अब देखिए रोजी रोटी की तो दिक्कत थी ना, वाइफ भी तो अर्न कर ही रही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि घर में दाल रोटी की भी दिक्कत आ गई। यू जस्ट हैव टू वेक अप अगेन। सेंस ऑफ हाँ। परसेप्शन ऑफ सेल्फ उसका इतना डिस्टॉर्ट हो गया, इतना खराब हो गया हाँ। कि मैं लूजर हूँ। जब उसने, जिस बंदे ने लाइफ में कभी लूजर पना देखा ही ना हो, उसका रिस्क परसेप्शन, सेल्फ इमेज, मैं तो सीईओ रह चुका हूँ, है ना, तो वो ऊपर से आप दारू पकड़ लो। हाँ, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। बेचारा अच्छा बंदा है, बट बहुत बुरा हुआ। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आज की डेट में जितने भी आप यंगस्टर्स को देखोगे, वेदर यू लुक एट इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आप इंटरनेट खोल लो, एवरीबडी ट्राइंग टू डू फ्लैशी D2C बिजनेसेस। ये उन्हें फ्लैशी बिजनेस करना है जिसमें थोड़ा सा लाइमलाइट हो, थोड़ा सा मतलब मजा आए, लोग फॉलो करें। और कहावत ये कही जाती है कि ज्यादा पैसा जो होता है वो बोरिंग बिजनेसेस में होता है। तो हमारे इंडिया में ऐसे कौन से बोरिंग बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर पैसा बनाया जा सकता है, और हम अपनी यूथ को बोलें कि आप फ्लैशी काम करो, बट एट द सेम टाइम पहले पैसा बना लो फिर फ्लैशी काम करना। देखिए, मैं बताऊंगा कौन से बोरिंग बिजनेसेस हैं, डन डन लेकिन डन। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि वो फ्लैशी बिजनेसेस के पीछे क्यों है। क्योंकि अमन गुप्ता, रितेश अग्रवाल, इतना तैयार होके आते हैं ये लोग यार शार्क टैंक में, मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी दर्द देखा ही नहीं। दे लुक लाइक शाहरुख खान। हाँ, मतलब उनको लगता है कि वो बॉलीवुड से उतर के आए और अचानक से उनकी हजारों करोड़ की कंपनियां सेट हो गई। वो असली बात तो बताते नहीं। कितने पेचों से डील, ओयो को देख लो आप, रितेश जी वहां पर हैं ओयो के शार्क टैंक में। हाँ। सारी कंट्रीज से तो ओयो बंद हो चुकी है। चाइना में बंद हुई, जापान में बंद हुई, एक इनका यूरोप का एक्विजिशन अच्छा निकल गया, साउथ अमेरिका में कुछ नहीं है, यूएस में तो लीगल केस में फंस गए थे, लॉ ब्रेक कर दिया था। ओह। सिर्फ इंडिया में चल रही है, उसमें भी कितने केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। वो होटल पार्टनर्स के साथ पहले कुछ साइन करा, बाद में कुछ साइन करा, फिर बाद में चेंज करा कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी आईपीओ नहीं कर पा रहे। पहले 12 बिलियन पे आईपीओ करने की कोशिश कर रहे थे, फिर 10 पे, फिर 8 पे। तो मतलब लोगों को वो पेन नहीं पता। एंड आई बिलीव उनको तो किसी बड़े इन्वेस्टर ने सपोर्ट, सॉफ्टबैंक ने बैकअप किया हुआ है, Softbank। मासायोशी सोन ने। बताइए। इवन जो
इनकी शेयर होल्डिंग बहुत कम हो गई थी रितेश की, ओके। तो उसने कहा मुझे बढ़ानी है, तो उसने कहा तू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से हायर वैल्यूएशन पे खरीद ले। ठीक है। इसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने कहा तू लोन ले ले, मैं दिलवा देता हूँ, ओह। और लोन को श्योरिटी देनी है, वो श्योरिटी मासायोशी ने दी हुई। ओह। तो उसने लोन दिलवाया हुआ अपने नाम पे, ओह। जिससे इसकी रितेश की शेयर होल्डिंग 30% है। तो वो 10 बिलियन की वैल्यूएशन पे इसने खरीदा हुआ है। वाह। अब आईपीओ 10 पे तो आ ही नहीं पा रहा, तो उस पे लॉस पे लोगों को ये पता नहीं। अब वो हंसते खेलते दिखते हैं शार्क टैंक में, हाँ, लोगों को लगता है यार ये है लाइफ, ये है लाइफ। कि यार ऑडी में आए, रोल्स रॉयस में आए, हाँ। फिर शार्क टैंक में 4 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, फिर एक्चुअली में भैया जेनसन हुआंग जो एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है, आप जेनसन हुआंग के वीडियोस देखो, वो आपको एक ही बात बोलता है, भाई दर्द बहुत है। वो कहता है इतना दर्द है कि मुझे अगर पहले पता होता कि एनवीडिया बनाने में इतना दर्द लगेगा तो मैं नहीं बनाता। यानी ये जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है ये सब दोगलापन है। दोगलापन है, बिल्कुल दोगलापन है। बहुत कम लोग वहां तक पहुंचे हैं। इसके हर रितेश अग्रवाल के पीछे 5,000 ऐसे होंगे जो नहीं पहुंचे, जिन्होंने ओयो टाइप बनाने की कोशिश करी और छोटे रह गए, घर चला रहे हैं, मतलब जीरो पे नहीं आए। हाँ। ओयो सोचा तो आज हो सकता है 20 होटल एग्रीगेशन में चला रहे हो, घर चल रहा है। अच्छा, बोरिंग बिजनेस की बात आती है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। ठीक है। बोट चाइना से इंपोर्ट करता है, ओके। अब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का करा है। तो अभी जो बोट मैन्युफैक्चरिंग का किया है, क्या वो 100% किया है या स्टिल कुछ परसेंटेज? जब से आईपीओ का मनी आया है उनके पास, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, लगा चुके हैं, पूरी डिटेल नहीं पता। ओके। चलो, बोट तो एक विजिबल ब्रांड हो गया, विजुअल कान में दिखता है और प्रोडक्ट है। हाँ। प्रोडक्ट है तो फ्लैशी है। लेकिन चाइना से जो मैक्सिमम इंपोर्ट हो रहा है, स्टील आइटम्स, ओके। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मा एपीआईज जो मेडिसिन में यूज होते हैं, बिल्कुल। स्टील, फिनिश स्टील, ये सारी चीजें इनमें तो बोरिंग है, ये तो सारी चीजें बोरिंग है। और ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको मानव भाई, दुनिया में बोरिंग मेक्स यू मनी। जो बोरिंग चीज पैसा बनाती है ना, रोज सुबह ऑफिस आए, 50 प्रॉब्लम सॉल्व करी, किसी ने थैंक यू तक नहीं करा फाउंडर को कि भाई तू इतने सारे स्टाफ को सैलरी दे रहा है, बल्कि फाउंडर हाथ जोड़ के घर चला गया। ये कितने दिन करता है वो? रोज आए प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जब से टैरिफ आया है, वो टैरिफ आ गया, अचानक से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वाट लग गई। अच्छा। देखो ना कितने जॉब लॉसेस, 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं टेक्सटाइल में इंडिया में, सर मैंने उसमें से 50% भी इम्पैक्ट हो गए। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही जॉब कर रहे हैं और कुछ का अपना बिजनेस भी है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है, बहुत सब ज्यादा जॉब effect पड़ा लॉसेस है। है। हाँ। आप आज के टाइम में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती अगर उसके कंपेटिटर के पास 25% का स्टार्टिंग में कॉस्ट एडवांटेज है। पाकिस्तान पे 19%, बांग्लादेश में 25%, इंडिया पे 50%, वियतनाम में 19%, श्रीलंका शायद 20% है। मतलब तो आपका तो आप डिस्काउंट कैसे दोगे? वो या ही नहीं क्वालिटी सकता। कितनी कम करोगे? ट्रू। तो इतना सारा अनसर्टेनिटी है ना आजकल बिजनेसेस में, कि आप सोचो कि आप बहुत फ्लैशी लाइफस्टाइल्स बना लोगे जिसमें बहुत एंटरटेनमेंट होगा। इवन एलॉन मस्क भी ये कहता है कि मैं रोज काम ही करता रहता हूँ, बट ठीक है, वंस यू मेक दैट मनी, उस मनी को आप एंजॉय तो कर ही सकते हो। तो सर वो कुछ फ्लैशी बिजनेसेस के एग्जांपल तो हमने देख लिए, अब कुछ ना वो बोरिंग बिजनेस है, सॉरी मैं बोरिंग बिजनेस कहना चाह रहा था, जैसे एयर फ्रायर हो गया, अब ठीक। लोग तला हुआ खाते हैं तो उस पे हेल्थ इश्यूज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के इश्यूज हैं, फैट के इश्यूज हैं, तो एयर फ्रायर आया हुआ है। अब वो मार्केट में बहुत टाइम से आया हुआ है, लेकिन आज के टाइम में आपको, मेरे एक फ्रेंड है, वो एयर फ्रायर्स चाइना से लेता है, उसकी वाइट लेबलिंग करता है, ब्रांड छापता है, और इतने सालों से सोर्सिंग कर करके उसको बहुत अच्छी तरह पता है मुझे कौन से कस्टमाइज्ड एयर फ्रायर इंडिया के हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से मुझे किस टाइप का चाहिए, वो मुझे कौन से 5 सप्लायर से मिलेगा, और रेट मुझे क्या रखना है उसका, सब पता है उसको। वो बेच रहा है 40 करोड़ के एयर फ्रायर बेच देता है एक साल में। अच्छा सर, इसी चीज के ऊपर 55 लोगों का स्टाफ है, दैट्स इट। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी पे मेरे काउंटर क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड है वो एयर फ्रायर खरीद रहे हैं, ये होम अप्लायंस में आ गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई हम होम अप्लायंस या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम बाहर से वाइट लेवल प्रोडक्ट इंपोर्ट भी अगर करते हैं, उनको अपना ब्रांड बना के बेचना चाहें,
क्वेश्चन इज, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंसान हर महीने नहीं खरीदता, हर साल भी नहीं खरीदता। आई बिलीव 2-3 साल तो ये अप्लायंसेस चल ही जाते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं जो कि होम अप्लायंसेस है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो 2-3 साल में एक बार बिकता है, तो उसमें क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? सर्वाइवल हर जगह पॉसिबल है, मार्केट क्रैक करनी पड़ती है, पेन लेना पड़ता है, कुछ समझ में आए कि भाई हम किस नीश में एग्जिस्ट करते हैं, हम किस प्राइस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारा क्या यूएसपी है, मोड्स कौन सी है हमारी, जिसको ये मोड्स बोलते हैं वीसीज। मोड्स मतलब हमने कुछ ऐसा किया हुआ है कि सामने वाले को क्रैक करना आसान नहीं। अब बाटा जैसे ले लो, कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा है, कस्टमर को पता है बाटा देगा तो सस्ता देगा और इतना अच्छा होगा कि मेरी फैमिली 2-3 साल पहन लेगी, क्वालिटी भी इतनी क्वालिटी होगी, तो लोग खरीदते हैं आंख बंद करके, बच्चे को ही बेच देंगे, जा तू ले आ बट बाटा वो की। तो चैलेंज है ना, ब्रांड बन चुका है। जैसे आपने बताया कि दादा लगाए पोता खाए, हाँ, ये तो वो वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। अगर कोई व्यक्ति आज काम करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि इसी को मैं बड़ा करूं और मैं भी इंजॉय करके इस दुनिया से जाऊं, तो क्या अप्लायंसेस के बिजनेसेस में डू यू थिंक अगर पेन ही लेना है तो अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बिजनेस में पेन लेना चाहिए, या रादर देन कोई और दूसरा बोरिंग बिजनेस नहीं ढूंढ लो? बिजनेस सब में बन सकता है, लेकिन आपको पेज पकड़ना पड़ेगा हर बिजनेस का कि इसमें कोई चीज़ बिक रही है तो क्यों बिक रही है और क्या उसमें मैं कुछ बेटर ला सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उसको बेटर लाऊं, और एक दिन मैं बेटर लाया और एक दिन मेरे तीनों कंपेटिटर ने रेट गिरा दी, तो मैं उसको डील कर पाऊंगा या नहीं। तो वो सारी चीज़ों के लिए मुझे बाहर का पैसा चाहिए कि मुझे डीप पॉकेट्स चाहिए। अगर मुझे डीप पॉकेट्स वाला रेस करना है तो उसके लिए मेरे को बिजनेस की शेप क्या होनी चाहिए, सब स्ट्रैटेजी। इसमें ब्रांडिंग एक स्ट्रैटेजी है, सेल चैनल एक स्ट्रैटेजी है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, फंडिंग एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। और बोरिंग इज ब्यूटीफुल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखते नहीं है, लेकिन पीछे कोई बैठा उसमें करोड़ों कमा रहा है। करोड़ों कमा रहा है मजे से। अब मैं एक ग्रुप की बात नहीं करना चाहता, नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। एक ग्रुप है जिसका चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मेरा दोस्त है, तो मैं जब कॉर्पोरेट में था तब वो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था उस कंपनी का, रशियन कंपनी का। वेरी केपेबल गाय, मतलब कैसे गवर्नमेंट परसेप्शन मैनेज करनी है, कैसे मीडिया परसेप्शन मैनेज करनी है, भाई साहब वो कुछ का कुछ कर देता है। अब वो उस दिन मैं उसके साथ बैठा था तो कहता है कि मैंने कहा ये तो छोटी सी कंपनी है, ये तो कुछ नाम भी नहीं है। कहता है चुप रहते हैं, 92,000 करोड़ की कंपनी। 92,000? 92,000 करोड़ की कंपनी। कब 92,000 तो कभी पता ही नहीं किसी को, हाँ, नहीं पता। ना मीडिया में नाम है ना कुछ है, वो पीछे से कर रहे हैं। इधर ये 14,000 करोड़ का प्लांट लगा दिया सोलर का, इधर वो लगा दिया, चुपचाप, सामने नहीं आना। यहाँ तो अगर कोई 20-25 करोड़ की एनुअल फॉर्म बन जाए तो मीडिया में छप जाता है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, ठीक है। तो ब्रांड कैपिटल में था, तो मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया के फाउंडर जो फार्म हाउस में रहते हैं इधर ताज मानसिंह के सामने, उनका 7 एकड़ का फार्म हाउस है, फार्म हाउस नहीं घर है उनका, तो वहाँ पे सीनियर स्टाफ की मीटिंग्स कुछ होती थी। ओके। तो जनरली वो क्या करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हाँ। बड़े सीनियर हैं, वो कोई प्रेजेंटेशन प्ले करा देते थे। अच्छा। और उसमें जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे आगे मेरा डायरेक्टर भी वहीं बैठा हुआ है ना, तो बड़े बड़े CXO वहाँ बैठे होते थे। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के ऊपर एक चल रही थी, तो उसके बाद लोगों ने उनसे कहा कि सर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, आप तो लाइमलाइट में रहते ही नहीं हो, आप तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ओनर हो, हाँ, हाँ। मतलब आप तो लाइमलाइट में रह ही सकते हो। उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने बोला कि लाइमलाइट में रहने के नुकसान भी बहुत होते हैं। उन्होंने बोला कि कितनी कंपनीज ने गवर्नमेंट बैंक से पैसा लिया और वापस नहीं किया 2012 से 14 के बीच में, लेकिन पकड़े कौन गए, नाम किनका आता है, जो लाइमलाइट में रहे। विजय माल्या, हाँ। ललित मोदी, जो मीडिया के आगे ही रहते थे। तो उन्होंने मतलब इस तरह से एक्सप्लेन किया उन्होंने। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये है इसमें कि जो चीज़ दिखती है ना, कई बार वो एक्चुअल में उतनी बड़ी होती नहीं है, और जो चीज़ नहीं दिख रही होती वो अलग एडवांटेज लेके बैठी हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो यू शुड ऑलवेज कीप लाइमलाइट अवे। अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, पर्सनल लाइफ भी आप दूर रखो, आप सिर्फ अपना खोपचे में काम करते रहो और पैसा बनाते रहो। सर, आप बिजनेस में जब भी बात करी जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो जीरो से शुरू किया जा सके। तो
क्या एक्चुअली कोई बिजनेस ऐसा होता है जो जीरो मनी से शुरू किया जा सकता है एंड देन उसको स्केल किया जा सकता है? देखिए, अगर आप अपना टाइम बेच रहे हो, इफ यू आर सेलिंग योर टाइम, सबसे सिंपल और बिना पैसे लगाने वाला और सबसे मुश्किल से रिटर्न देने वाला बिजनेस होता है। जैसे कि आपने बोला कि मैं तो बड़े बड़े कैंपसेस में मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं वहाँ पे क्लासेस लूँगा। तो आपको पता है, जो अगर आप बड़े बड़े कैंपसेस में क्लासेस लेते हो तो जो पर आवर रेट है वो कितना बड़ा वेरिएंस है उसमें। ये मुझे नहीं मालूम। किसी को 1000 रुपये घंटा मिल रहा है, मेरा एक दोस्त है उसको 15,000 रुपये घंटा मिल रहा है। ये मतलब इतना डिफरेंस है। अगर आपने, जो मेरा दोस्त है वो 25 साल का हार्डकोर कंसल्टिंग एक्सपीरियंस है, ओके। चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर रह चुका है बड़ी बड़ी कंपनीज का, बिग फोर में रह चुका है, बिग फोर कंसल्टिंग में भी रह चुका है, ओह। तो उसको 15,000 रुपये घंटा मिलता है। हम्म। लेकिन एंड ऑफ द डे अपना टाइम देके कमा रहा है ना, तो कितना कमा लेगा? कितना कमा लेगा? थकेगा। आदमी हाँ। थकता है 3 घंटे की क्लास लेने में, 4 हाँ। घंटे की लेने में। तो वो सबसे बेसिक तरीका है पैसा कमाने का। नवल रविकांत ने एक बात बोली थी कि लाइफ में जितनी बड़ी आपको सक्सेस मिलती है वो आपको कंपाउंडिंग से मिलती है। हाँ। मैं समझाता हूँ, कंपाउंडिंग और लीवरेज दो चीजों से मिलती है। ठीक है। लीवरेज का मतलब ये है कि आज आपके पास एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ओके। उसके बेस पे आप खुद रीच आउट करते 10 लोगों से, उसके बेस पे आप रीच आउट कर रहे हो 10,000 लोगों से। आज आपके पास सस्ता लोन लेने की बैलेंस शीट है, तो वो लोन से आप पता नहीं क्या क्या अचीव कर रहे हो। पे कर रहे हो 8% ब्याज, लेकिन उस पैसे को 10 बार घुमा रहे हो मार्केट में, सब पे रिटर्न आ रहा है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आज आपने रिलेशनशिप बनाया। मेरा एक दोस्त है, उसने हिंदुजा के ओनर्स, वेदांता के ओनर, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाया हुआ है लंदन जाके। तो उनके साथ कॉफ़ी पीता है। अब आप सोचो, ऐसे आदमी के साथ आप कॉफ़ी पीते हो, तो उससे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एब्सोल्युटली। कंपाउंडिंग की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत ज्यादा है। तो रिलेशनशिप कंपाउंडिंग, नॉलेज कंपाउंडिंग, ये सारी चीजें करके ही आप शुरू में ग्रो कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में जब आप सर्विसेज में अगर ग्रो कर रहे हो, फ्यूचर में अगर आप प्रोडक्ट साइड पे आते हो, फिर आपको दूसरा गेम खेलना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। पैसा लगाना क्योंकि वर्किंग कैपिटल में भी लगेगा, मार्केटिंग में भी लगेगा, स्टाफ भी चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म भी चलाने वाले लोग चाहिए, बनाने वाले भी चाहिए, वो लगेगा आपको। एब्सोल्युटली। सर, मेरा एक और सवाल है। जैसे आपने बताया कि आप लोगों से जब नॉलेजेबल लोगों से मिलते हैं तो वहाँ पे आपकी नॉलेज जो है वो कंपाउंड होती है। तो अगर किसी का नेटवर्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा नेटवर्क बने, तो हाउ दे कैन अप्रोच दीज बिग पीपल, उनसे टच में कैसे आए? क्या स्ट्रैटेजी उसको अपनानी चाहिए? देखो, 3-4 तरीके हैं। सबसे घटिया तरीका ये है कि आप विजिटिंग कार्ड पकड़ो और किसी इवेंट पे पहुंच के बांट दो। वर्किंग तरीका है। और सब, इट विल नॉट बेनिफिट यू। मतलब एब्सोल्युटली। अगर आप, आपके आपके जो ऑफर कर रहे हो आप सामने वाले को, आपका जो प्रपोजिशन है, अगर उसमें दम नहीं है, तो सामने वाला प्योर नेटवर्किंग को वैल्यू नहीं देता। इट्स लाइक गिविंग पैम्पलेट जो सड़क हाँ, पे। मतलब कोई नहीं, देयर इज नो कोल्ड कॉलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रू। आप ना किसी ऐसे रसूख बंदे को, हम्म। जो मार्केट में नाम फेयर नाम हो, हम्म। बड़ा नाम हो, हम्म। उसको अपने साथ इंक्लूड कर लो। ओके। उसको कुछ ऐसा फायदा देके हम्म। जो उसको कहीं और से ना मिल रहा हो। कहीं और से ना मिले। जैसे मैं एक कंपनी के बोर्ड पे था 1.5 साल, हम्म। तो उस कंपनी को आईपीओ लाना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आईपीओ से पहले तू आ जा बोर्ड पे, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। और उनको फायदा ये हुआ कि 31 करोड़ का आईपीओ था, 31 करोड़ का, और 16,600 करोड़ की बिड्स मिल गई। ओह। तो उस कंपनी ने क्या करा कि एक बहुत बड़े नाम को, जो जिसके शायद इंडिया में 30 करोड़ फॉलोअर्स होंगे, उसको 1% इक्विटी बेच दी, 1%। अब आप सोचो कि 1% बेची है ना, तो पैसा मिला है। पैसा मिला है। तो उसमें फायदा क्या दिया है? हाँ। फायदा ये दिया कि इनको पता था कि हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से शेयर बहुत ऊपर जाएगा, तो उन्होंने थोड़ा जल्दी बेच दी, तो उसको थोड़ा सस्ते में मिल गया, तो उसकी जो पैसा लगाया उसकी डबल वैल्यू तो बहुत जल्दी हो गई। ओके। प्लस उनके दामाद को ले लिया अपने बोर्ड में। ओह।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कि भाई तेरा पैसा सेफ है, तेरा दामाद देख ले, कंपनी ऐसे चल। अब आपने ऐसे बंदे को अपनी स्किन इन द गेम में डाल लिया, है ना। अब उस बंदे से क्या फायदा मिल रहा है इनको? कभी गवर्नमेंट की कोई सस्ती जमीन की ऑप्शन आई होती है, इंडस्ट्रियल लैंड की, वो सब सीधा फोन, पता सीधा चल जाता है, पता है कहाँ से क्या मिल रहा है, जो इंडस्ट्री को एडवांटेज, जो लोगों को नहीं पता होता, न्यूज़पेपर में आता ही नहीं, आता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। पर वो मिल रहा है। तो ऐसे बंदे को साथ एसोसिएशन लाइफ में, आपकी जो नेचर है ना, वो आपके जो क्लोजेस्ट 5 लोग हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। आपकी सोच, आप थके हुए Couldn't लोगों, agree more. आप थके हुए लोगों के साथ घूमोगे, आप थक जाओगे। आप अचीवर्स के साथ घूमोगे, आप 100 करोड़ के हो जाओगे, लेकिन आप कहोगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। Absolutely. यार मेरे साथ वाला तो 1000 करोड़ का है। हाँ, तो आपकी एसोसिएशन मैटर करती है। नेटवर्क बनाने के लिए जैसे आपको दूसरों को अपनी ग्रोथ में सहयोग घुसाना चाहिए, मिल बांट के ही कमाना है, सबका फायदा हो, it's all about give and take. डिस्ट्रीब्यूट प्रॉस्पेरिटी। हाँ, distribute prosperity. तो वो होता है गिव एंड टेक। लोग कहते हैं हार्ड फॉर्म में होता है, हाँ होता है गिव एंड टेक, लेकिन वो उसमें कंपाउंडिंग चलती है। Compounding. मतलब ऐसी नहीं होता कि आपने 100 रुपए का फायदा कराया और 100 रुपए का फायदा ले लिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप Relationship. प्ले कर। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब इसमें मेरा आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का, और मेरा सवाल ये है, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से वो बाहर आउट ऑफ इंडिया या तो प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, और उनका पूरा फोकस फॉरेन मार्केट्स पे रहता है। फॉर एग्जांपल, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज। तो अभी क्या है, हम सभी लोगों को पता है कि ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारे इंडिया की कैसे चल रही है। यूएस का इंडिया के ऊपर टैरिफ, चाइना के संग जो हमारे रिलेशन चल रहे हैं, नेबर कंट्री हमारी जो बांग्लादेश है उसके संग क्या रिलेशंस है। वी डोंट हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद नेपाल एज वेल, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो अगर कोई पर्सन 100% डिपेंडेंट है अपने बिजनेस को फॉरेन में ही कर रहा है और वहीं के कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब सिचुएशन और खराब हो जाएगी? क्या उसे सिर्फ फॉरेन मार्केट्स को ही पे ही निर्भर रहना चाहिए, या उसे कुछ और सेक्टर्स को भी टैप करना चाहिए, या डोमेस्टिक में भी कुछ करना चाहिए कि एटलीस्ट फॉर एग्जांपल जैसे यूक्रेन में वॉर सिचुएशन हो गई, अगर इंडिया का किसी भी कंट्री से वॉर होता है या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज आती है, तो बिजनेस पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अभी इंडिया का ग्लोबली डाउन चल रहा है, और वो डाउन इसलिए चल रहा है क्योंकि यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो फाइव आइज कंट्रीज हैं, जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं, इसमें इनको ये लग रहा है कि चाइना 20 से 25 ट्रिलियन का हो गया, और मोदी जी ने यूएस कांग्रेस में बोला था कि हम थर्ड लार्जेस्ट बन के दिखाएंगे, ठोक के बोला था। तो उस ठोकने को उन्होंने कहा कि ये तो सच्ची में यार 10 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। दे डोंट वांट इंडिया टू बिकम बिग, दे डोंट वांट कि इंडिया हमारी साइड नहीं लेता यूक्रेन वॉर में, और वो एक ऐसी इकोनॉमी बन जाए 10 ट्रिलियन की, फिर तो और नहीं सुनेगा। उसके चलते एंटी इंडियन सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है दुनिया में, और इन्हीं कंट्रीज ने हवा फैलाई है। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बहुत छोटा है, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। तो बिजनेसेस को बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। अब आप देखो ना, अचानक से नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर क्लॉज लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, जब चाइना के साथ बॉर्डर इशू हुआ। अब अचानक से मान लो आप चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, और वो क्लॉज लगा दिया उन्होंने कि इस पे वेटिंग होगी और हम डिसाइड करेंगे। तो मेरी एक क्लाइंट था, उनकी शू मैन्युफैक्चरिंग है, और अच्छा लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इतनी अच्छी लेवल पे है कि ये जो ब्रांड्स हैं दे वांट टू बाय देम आउट, तो मोनोपोली क्रिएट करना। तो उस टाइम पे अचानक से इन्होंने प्रेस नोट लगा दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ये चाइना से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे। ठीक है। अब कितना प्रॉब्लम हुई इनको, कैश फ्लो सिचुएशन। कहने लगे यार एक तो हम इतने कम शू मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें भी हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती,
चाइना का पैसा नहीं लेंगे तो कहाँ का लेंगे? चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाँ, टेक्नोलॉजी चाइना से नहीं लेंगे तो कहाँ से कहाँ लेंगे? से लेंगे? तो ये रियलिटीज हैं आजकल की मार्केट की। ये रियलिटी है कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज चाहिए हम्म, और उसको लगता था कि मोदी के साथ मैंने हाउडी मोदी इवेंट किया हाँ, था, तो मोदी शुड सपोर्ट मी बाय सेइंग कि इंडिया पाकिस्तान वॉर ट्रम्प ने रुकवाया। ट्रम्प ने रुकवाया। उसका बैकग्राउंड भी बताऊं आपको कि वो क्यों बोला उसने। हाँ प्लीज। पुतिन 2022 में आई थिंक वांटेड टू डू सम न्यूक्लियर थिंग इन यूक्रेन, ओह, और मीडिया में ये बात आई कि मोदी जी ने पुतिन को बोला वी डोंट सपोर्ट यू, इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा। तो कोई नोबेल पीस प्राइज कमेटी में किसी बंदे की नजर में ये बात आ गई कि शायद मोदी जी ने न्यूक्लियर वॉर रुकवाया। रुकवाया। तो ट्रम्प को जब ये पता चला तो ट्रम्प ने कहा कि ये तो मेरे से दोस्ती बोलता है ज्यादा है, और ये पुतिन, उनको उसको लगा कि पुतिन इज हेल्पिंग मोदी गेट अ नोबेल पीस प्राइज हाँ, बाय सेइंग कि मैंने इसकी वजह से रोका। इसकी वजह से रोका। तो उसने वही बात मोदी के ऊपर डाल दी कि इंडिया पाकिस्तान मैंने रुकवाया, तू बोल, रुकवाया। ओह, ताकि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले। अब मोदी जी वो कर नहीं सकते, ये तो पॉलिटिकल सुसाइड है कि आप आसिम मुनीर और ट्रू ट्रू। मोदी जी हाथ मिला रहे हैं और हाँ, ट्रम्प खड़ा है और देखो जी मैंने तो, वो तो पॉलिटिकल सुसाइड है, तो ही कांट डू इट। वो उसी बात को लेके बैठा हुआ है और इंडिया पे 50% टैरिफ ठोका हुआ सर मुझे एक बात और समझनी है। है। 25% जो एडिशनल टैरिफ एडिशनल ट्रैफिक वो उसी बात पे ठोका हुआ है। तो सर मुझे एक बात और समझाइए। मैं अगर कंट्री ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखता हूं तो पॉलिटिकली तो सुसाइड है। अगर वो ये बात बोल देते तो क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता इतना, और इंडिया के बिजनेसेस को इतना सफर करना पड़ता? देखिए, जब 4-5 88 आवर्स का वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो लगातार कंट्रीज के फोन आ रहे थे इंडिया को और पाकिस्तान को कि बंद करो इसको। तो सऊदी किंग भी कर रहे थे फोन। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीर इशू इज आवर इंटरनल मैटर, हाँ, और उसके ऊपर हम किसी भी फॉरेन पावर को, मतलब इट इज अ बायलैटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान। आज आप पब्लिकली मान जाओ कि ट्रम्प के कहने पे हमने किया, ये सारे चढ़ जाएंगे सर पे आपके, यूरोप वाले, चाइना, ये सारे घुस जाएंगे आपके, मिडल ईस्ट। ट्रू। ये सारे एनवॉयज आपको ना, कश्मीर पे ये कर, कश्मीर में वो कर। बिल्कुल। सर वो डिप्लोमेसी का मामला है, हाँ, तो मोदी जी कांट, हाँ, वो नहीं कर सकते। इतने सालों के बाद ये प्रैक्टिस बनी है कि कश्मीर इज इंटरनल इशू, इंटरनल इशू। हम यूएन में डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसी फोरम पे डिस्कस नहीं करेंगे, ओपेक में डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो उसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? नहीं, ये बात बिल्कुल तो ट्रम्प को समझनी चाहिए ना, हाँ, कि ये इनका इंटरनल सिचुएशन है। इंटरनल ट्रम्प ने जो 8 वॉर्स बोले इसने रोके, उनमें से कौन सा रोका है बता दो मुझे। एक बस इजराइल और इनकी थोड़ी पीस चल रही है, वो थोड़ा फ्रेजाइल पीस चल रही है। उसके अलावा मुझे कोई बता दो, कंबोडिया थाईलैंड तो दोबारा लड़ रहे थे, कौन सा रोक दिया वॉर? इंडिया पाकिस्तान वॉर रोका, क्या रोका? वो तो इनके डीजीएमओ ने फोन किया था पाकिस्तान के इंडिया को कि रोको। एवं ही 8 वॉर रोके। बट ये नोबेल पीस कमेटी पागल है, उसको पता नहीं है, उसको पता है। दे नो क्या रियलिटी है। बट अच्छा, आपका पिछला क्वेश्चन ये कि देखो, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर कंट्री में धंधा खोल ले, क्योंकि आज भी आप, अगर आपको दुबई में भी खोलना है ना, आपको उनका एक लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर आपको लॉन्ग टर्म वीजा लेना पड़ता है, सबकी कॉस्ट होती है, उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप इतने का स्टाफ रखोगे मिनिमम। तो वो सबका नहीं होता बस का, स्मॉल बिजनेस का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप खोल सकते हो तो करना चाहिए। मल्टी कंट्री बिजनेसेस होने चाहिए। ओयो ने कोशिश की, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बिकॉज उनको लगा कि जैसे हमने इंडिया के होटल्स को एग्रीगेट किया था, सस्ते होटल्स को, उसी तरह से हम बाकी कंट्रीज में भी करें। बस सब कंट्री से अलग डायनामिक्स हैं, ट्रू ट्रू। सब में लोकल लीडरशिप चाहिए आपको। चाइना में लोकल लीडरशिप इन्होंने रखी, वो नहीं परफॉर्म किया, तो पॉसिबल नहीं होता। सर एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया जाते जाते। जैसे आपने बताया कि मल्टी कंट्रीज में अगर आप एक्सपेंड कर सकते हैं तो आपको बिजनेस डेफिनेटली करना चाहिए। अब ईज ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई पर्सन मल्टी कंट्रीज को टारगेट करना चाहता है तो शुरुआत ईज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री से कर सकता है? देखिए, यूएस में
शुरू करने का एडवांटेज ये है कि वहाँ पे लॉ चलता है, मतलब आपके पैसे नहीं मरेंगे। ओके। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है ना, वो अगर सही साइन करा है और आप डिलीवर सर्विस ठीक कर रहे हो तो आप आंख बंद करके बिजनेस कर सकते हो। पेमेंट डिलेज भी नहीं है, टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट में साइंड है उस पर आ जाती है पेमेंट। टैक्स फ्री एरियाज बहुत हैं, टेक्सास है, डेलावेयर है, जहाँ पे आपको टैक्स ब्रेक्स मिल जाते हैं इनिशियली। रिस्क कैपिटल बहुत अवेलेबल है, मतलब हार्वर्ड में आप पढ़ रहे हो और बाहर रेस्टोरेंट में बैठे हो और आप कुछ स्टार्टअप डिस्कस कर रहे हो, वहीं पे एक इन्वेस्टर कह देगा भाई चेक ले ले। हाँ, ये मैंने सुना है। एक्चुअल में है तो कि वहाँ पे कैफे में डिस्कशन करना, हाँ, आपको फंडिंग मिल जाती है। मिल जाती है। इंडिया में भी मिल जाती है, लेकिन फिर आईआईटीएन होना चाहिए ना, मतलब बंदा कहे यार पैसा लगाया तो आईआईटीएन के ऊपर लगाया। आईआईटीएन के ऊपर लगा है। अब भाविश के ऊपर इतना पैसा लगा हुआ है, मुझे तो ठीक नहीं लगता, बिकॉज वो पैसा हमेशा लॉस ही दे रहा है। हाँ, अभी तक बट तो वो आईआईटीएन है तो आईआईटीएन। लगा हुआ है। एनीवेज वो रॉन्ग केस है, हाँ। बट अच्छे केसेस भी बहुत हैं हाँ, कि तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएस इज द फर्स्ट। पहले यूएस को टारगेट वहाँ पे करें। फंडिंग आसानी से मिल जाती है, ओके। लॉ चलता है, वो आपको वहाँ पे पेमेंट के इश्यूज नहीं 5 आते। कंट्रीज बताइए सर, पहले से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला हमने यूएस टैप कर लिया। यूएस ले Then? लो, दुबई ले लो, ओके। इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी सिर्फ 5% है, ओके। गोल्डन वीजा मिल जाता है, ठीक है। कंपनी सेट करना आसान है, ओके। रनिंग खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। 35 लाख इंडियंस हैं, 50% पॉपुलेशन वहाँ के इंडियंस हैं, तो जो चीज़ आप इंडिया में क्रिएट करके वहाँ बेच सकते हो तो वहाँ पे आपको बायर मिल जाता है। ओके। इंडिया का नाम चलता है। दूसरा दुबई, एशियन कंट्रीज इंडिया को लेके बहुत फ्रेंडली है। ओके। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ओके। इंडोनेशिया, हम्म। ब्रुनेई छोटा सा है, फिलीपींस, ओके। इंडिया को लेके बहुत फ्रेंडली है बिकॉज उनका पास्ट इंडियन है, पहले वो इंडियन हिंदू ही थे सारे, True. तो उनका तो इंडिया को, बॉलीवुड को बहुत लाइक करते हैं, इंडियंस बहुत है वहाँ पे। वहाँ पे बिजनेस सेट करना आसान है। ठीक है। इवन अमेरिकन और चाइनीज का बहुत कंपटीशन रहता है वहाँ पे कि कौन ज़्यादा बिजनेस करेगा उन लोगों के साथ। एशियन कंट्रीज में। एशियन कंट्रीज बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, स्पेशली सिंगापुर का बहुत अच्छा है। लेकिन सिंगापुर इज़ वेरी कॉस्टली, लिविंग बहुत कॉस्टली, हाँ, लिविंग बहुत कॉस्टली। तो आप सिंगापुर में बैठ के बिजनेस सेट करो बहुत मुश्किल है। मेरे सर कुछ दोस्त कंपनी ओपन करना बड़ा आसान है, सिंगापुर में सब कुछ वेबसाइट पे दिया होता है, कंपनी ओपन के इतने चार्ज, सीए का इतना लगेगा, लोकल डायरेक्टर चाहिए होगा हम डायरेक्टर दे देंगे इतना लगेगा, सब चीज़ें स्टैंडर्ड है, सब वेबसाइट्स पे दी हुई है। मैं ये कह रहा था कि मैंने ये चीज़ देखा सिंगापुर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है, मान लीजिए सिंगापुर में वो अपना जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं। जितना आपका फ्लाइट से खर्चा होगा, हाँ। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट होगा, हाँ। उस सबका मिलाओगे टोटल, उससे हाँ। ज़्यादा सिंगापुर में खर्च हो रहा हो। बिल्कुल। वो तो पूरी दुनिया के लिए ट्रू है एनआरआईज का। यूएस में मेरी कज़न टेक्सास में रहती है, इंश्योरेंस है उसके पास, बेटे के पास, लेकिन किसी सिलसिले में हॉस्पिटल में गया बच्चा इंश्योरेंस के बिना, 2 दिन रखा, $1,50,000 का बिल, और दिया क्या, क्रोसिन, वही चीज़ें नॉर्मल, 2 दिन में $1.5 लाख का बिल। $1.5 लाख। भाई साहब अब मजाक नहीं है, सच्ची बात है। सिंगापुर वाले, दुबई वाले इंडिया आते हैं, हांगकांग वाले इंडिया आते हैं ना राइस। हाँ। इंडिया तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो डॉक्टर आपको ऐसे मिल जाता है, आप फोन करो जान पहचान लगा के, वो डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी वाला केस है, ये हॉस्पिटल मिल गया, ये 2 दिन में ऑपरेशन हो गया। वहाँ पे तो प्रेगनेंसी के टाइम नहीं आते, यूके में तो ट्रू। आप वहाँ पे फॉर्म भरवाते रहेंगे कि प्रूफ करो ये इमरजेंसी है। मेरी कजन जो रहती है वहाँ पे यूके में, उसका हस्बैंड एप्पल में है, उसको सेकंड प्रेगनेंसी हुई, भाई साहब एम्बुलेंस ही नहीं है, पेन्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, दे आर नॉट विलिंग टू सेंड समबडी एकदम से। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, मेरा एक और फ्रेंड है उसके साथ भी है। तो मतलब सिंगापुर, दुबई, यूएस, हांगकांग, चाइना, अगर आपको, चाइना वैसे कुछ भी यहाँ से इंपोर्ट करना अलाउ नहीं करता, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करना अलाउ नहीं करता, तो वो फिर आपको हांगकांग के थ्रू अगर कुछ आपका समझ में आता है ट्रेडिंग में या कुछ बिजनेस समझ में आता है, और लास्ट आप कनाडा लगा लो या यूके लगा लो, कनाडा लगा लो, यही कंट्रीज में सब भागते हैं। लेकिन वैसे एशियान मैं कहूँगा अपने जो भारतीय भाई लोग हैं कि आप एशियान को नज़रअंदाज मत करो,
जितना एशियान में सिस्टम्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट जितनी फ्रेंडली है और जितने बिजनेस फ्रेंडली प्रोसेसेस हैं, वो अमेजिंग है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अभी मेरी मेरी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, तीनों में से 2 मलेशिया की है और एक सिंगापुर की है। वो मलेशिया में कितना इजी है बिजनेस करना, इंडियंस ही है, True. यहीं से गए हुए हैं, बहुत अच्छी। तुषार सर, थैंक यू सो मच। आपने अपनी नॉलेज हमसे शेयर करी एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। और बहुत जल्द क्योंकि आपके 25 साल के एक्सपीरियंस को एक 1 घंटे के पॉडकास्ट में कैप्चर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो डेफ़िनेटली मैं आपके 25 साल के एक्सपीरियंस को हमारी ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, ताकि वो अपने लाइफ़ को और बेटर बना सके और स्टार्टअप हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल वे में हो सके। आप हमारे शो पे आए, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।